नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैसेज शेयर कर रहा हूँ और यह एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। तो ये आपको कुछ जानकारी देने के लिए है। तो इसको शुरू करते हैं। अभी लगभग फरवरी 2025 को मेरे एक वरिष्ठ मित्र अप्रूव सर्वेयर साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझे एक उनके मित्र या परिचित जो भी हैं उनके परिचित, उनके क्लेम केस के विषय में बताया और उनकी मदद करने के लिए या मदद करने के लिए उनके क्लेम में मुझसे बातचीत की और फिर मेरी जो इंश्योर्ड है उनसे बातचीत हुई। तो ये मिस्टर गौरव मित्तल जी हैं और ये डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में एक अम्भेटा अम्भेटा जगह है, वहाँ रहते हैं। और इनके पास एक मारुति एस क्रॉस गाड़ी है जो इनके पास शुरू से ही है। और जब बातचीत हुई तो इन्होंने अपने क्लेम केस के विषय में मुझे बताया और इन्होंने बताया कुछ समय पूर्व इनकी गाड़ी ये दिन छिपने के टाइम शाम के नंबर में किसी एक गांव में जा रहे थे कुछ काम से। और जब ये एक टर्निंग पॉइंट कुछ अंधेरा सा भी था, मुड़े तो नीचे गाड़ी के एक बड़ी सी लकड़ी आ गई, आवाज़ आई जो इनके इंजन के हिस्से में नीचे से टकराई और बहुत तेज़ आवाज़ आई और उसके बाद इनकी गाड़ी में तुरंत ही एक चेक लाइट आने लगी। तो खैर इन्होंने गाड़ी को अपनी सड़क के एक किनारे खड़ा किया और देखा प्रॉब्लम है। और चूंकि शाम का वक्त था तो गाड़ी को वहीं पास में ही धक्का दे के, वहाँ पे कुछ घर भी बने हुए थे और इनका वो परिचित एरिया था तो उसको वहीं खड़ा किया और बाद में उसको इन्होंने एक टोइंग वैन से मारुति डीलरशिप पे ये गाड़ी को पहुंचाया। ये गाड़ी को पहुंचाया, जब वर्कशॉप ने चेक किया तो देखा जो इंजन ऑयल पैन है वो काफ़ी ज़्यादा उस पे इम्पैक्ट था। यानी जो वो लकड़ी, जो सॉलिड लकड़ी थी जो बड़ी सी, जो इनको नहीं दिखाई दी, अंदाज़ा नहीं हुआ अंधेरे की वजह से, वो उसके टकराने की वजह से ऑयल पैन बहुत ज़्यादा क्रश कर गया था, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद जो वर्कशॉप इनके पास अपनी इस गाड़ी के लिए मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से था और उसमें इंजन प्रोटेक्शन जो ये जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन, ये सब कवरेज भी उसमें थी। और सब इसके बाद इन्होंने क्लेम इंटीमेट किया और बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया। और ये सब सब जो इसमें चीज़ें थी, इसमें कुछ माउंटिंग्स, इंजन की माउंटिंग्स, एक या दो जो भी है, एक शायद एक इंजन की माउंटिंग, एक शॉकर और जो इंटरकूलर असेंबली इंटरकूलर असेंबली और ऑयल पैन ये डैमेज थे। तो एस्टीमेट बनाया गया और अप्रूव्ड सर्वेयर ने इन चीज़ों को पास भी कर दिया। इवन इस केस में जो है इंजन ऑयल भी बह गया था, शायद जो जो ऑयल पैन है वो टूट भी गया था तो उससे ऑयल भी बह गया था। तो इसके बाद साहब गाड़ी ठीक हुई। जब गाड़ी ठीक हुई और गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी का जो जो टर्बो चार्जर है, ये डीजल गाड़ी थी, इसमें टर्बो चार्जर भी है। तो उस टर्बो चार्जर में एक एबनॉर्मल सीटी नुमा एक आवाज़ सी आने लगी। तो ये जो वर्कशॉप है उसने कहा साहब आपका इस एक्सीडेंट में टर्बो चार्जर खराब हो गया है। तो इसके लिए क्लेम के लिए भी वर्कशॉप ने फिर एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाया और बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर साहब को वो भेजा। अप्रूव सर्वेयर साहब ने, बीमा कंपनी ने वो क्ले एस्टीमेट को सर्वेयर को भेजा और सर्वेयर ने उस अप्रूव सर्वेयर साहब ने उस टर्बो चार्जर के जो क्लेम के लिए जो एस्टीमेट था, लगभग 35-40 हज़ार रुपये का एस्टीमेट था। तो और साथ में शायद कुछ और भी चीज़ भी हो, लेकिन जो मुख्य मांग थी वो टर्बो चार्जर की थी। और उन्होंने कहा साहब ये तो, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये ऊपर है और टक्कर गाड़ी के नीचे हुई है, तो इसलिए ये इस क्लेम में एडमिसिबल नहीं है और इसका क्लेम नहीं मिलेगा।
वर्कशॉप जो मारुति वर्कशॉप थी उसने भी काफ़ी कहा कि नहीं साहब ये इस इसी एक्सीडेंट की वजह से ये डैमेज हुआ है। ल- लेकिन सर्वेयर साहब टस से मस नहीं हुए। उनका कहना था कि इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये ऊपर है और टक्कर नीचे हुई है, तो इसलिए इसका क्लेम टर्बो चार्जर का नहीं मिलेगा। तो जब ये सब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने इनसे कहा कि अगर आपकी गाड़ी का नीचे से ऑयल पैन हिट हुआ है तो ऑयल पैन के जस्ट लगे हुए एक ऑयल स्ट्रेनर होता है, छन्नी कह लीजिए, और वो छन्नी जो ऑयल स्ट्रेनर है उससे छन के जो पंप है वहाँ जाता है, और फिर वो उस पंप जो इंजन पंप है वो उस इंजन इंजन ऑयल को इंजन में, और जो टर्बो चार्जर ऊपर की तरफ लगा हुआ है वहाँ भेजता है इंजन में लुब्रिकेशन के लिए, और जो टर्बो चार्जर है उसमें लुब्रिकेशन प्लस कूलिंग के लिए। जो टर्बो चार्जर है एक कंबाइंड पार्ट है जो एक टरबाइन प्लस कंप्रेशर है। ये मुख्यतः डीजल गाड़ियों में तो आता ही है आजकल। अब पहले मुख्यतः डीजल गाड़ियों में आता था, अब पेट्रोल गाड़ी में भी जो प्रीमियम मॉडल है उनमें भी आता है। तो इस टर्बो चार्जर को लगाने से ये एक टरबाइन और कंप्रेशर का मिक्सचर वो है इक्विपमेंट। और ये इसकी जो वर्किंग है, ये जो एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर है उसको कंप्रेस करके जो ये जो कंबस्टन चैम्बर है तो उसमें इंजन जो या सिलेंडर कह लीजिए एक तरीके से, उसमें ज़्यादा मात्रा में फ्यूल एयर के मिक्सचर को भेजता है, यानी ज़्यादा फ्यूल भेजता है, जिसकी वजह से बेहतर ज़्यादा इग्निशन होता है, प्रज्वलन होता है, जिससे ज़्यादा गर्म गैसें निकलती हैं, जिससे ज़्यादा पावर मिलती है। यानी कि इंजन से ज़्यादा इस टर्बो चार्जर की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल भेजने से, एयर फ्यूल मिक्सचर भेजने से कंप्रेस तौर पर तो ज़्यादा पावर मिलती है, यानी ज़्यादा पावर और ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। ये इस टर्बो चार्जर का मुख्य कार्य है। चूँकि ये बहुत हाई स्पीड पे चलता है, लगभग इसके 1.5 लाख आरपीएम होते हैं, यानी 1 मिनट में 1.5 लाख चक्कर। तो जो इसका बेयरिंग है, जो शाफ्ट, जो टरबाइन और जो कंप्रेशर के बीच की है, और तो उसके लिए जो इंजन ऑयल है वो उसको लुब्रिकेट और कूलिंग का काम करता है। और अगर और ये ऊपर की तरफ लगा होता है तो जिससे कूल, चूंकि इतने हाई आरपीएम है तो उसे हीट और कूलिंग और लुब्रिकेशन सब इंजन ऑयल भेजकर मेंटेन किया जाता है। अब जैसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी में जो ऑयल पैन है वो जस्ट सबसे नीचे है। वो नीचे उसके जो तली है वहाँ पे कोई लकड़ी या पत्थर जो भी है, इसमें लकड़ी थी, सॉलिड लकड़ी, उससे टकराया। उस तली से लगा हुआ ही एक उसके ऑयल पैन के अंदर, यानी इंजन का हिस्सा ही समझिए उसको, वो जो ऑयल स्ट्रेनर है वो टूट गया। चूंकि वो बिल्कुल जस्ट लगा और वो आमतौर पे टूट जाता है। उस टूटने की वजह से इंजन जो जो ऑयल पंप है उसको उसने जो सप्लाई करना है, अ, जो सप्लाई करनी थी उसको इंजन या टर्बो को, वो रुक गई। चूंकि और जो टर्बो चार्जर में जो ऑयल था भी, चूंकि वो ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो भी वापस नीचे आ गया, तो वो बिल्कुल ड्राई हो गया। और किसी भी आदमी को जैसे इनकी गाड़ी लगी तो उसको समझने में या गाड़ी को रोकने में या बंद करने में 1-2 मिनट, 2-3 मिनट भी लग सकती हैं, लग गई होगी। इतना लाइट आई है, गाड़ी को एक किनारे किया होगा, बीच में तो रोक नहीं सकते। और थोड़ा आदमी को समझने में भी समय लगता है कि भाई क्या दिक्कत है। तो वो 1-2 मिनट ही बहुत भारी हो जाते हैं, और वो ड्राई चलने से इंजन तो इतनी जल्दी सीज नहीं होता, लेकिन ये जो टर्बो चार्जर है उसका बेयरिंग हीट हो जाता है, और जिसकी वजह से नॉइस आ जाती है। तो इस जो केस में जो आवाज़ आने की वजह थी मुख्यतः, वो ऐसा लग रहा था कि जो ऑयल स्टारवेशन की वजह से वो ड्राई बेयरिंग चला, और जिस जो हीट हो गया और जिस वजह से टर्बो चार्जर में आवाज़ हुई। तो अगर हम इस थ्योरी, ये साइंटिफिक थ्योरी है, बाकी तो ईश्वर ही जाने। तो उस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये टर्बो चार्जर डैमेज हो सकता है। अब हमने जो इंश्योरेंस कवरेज है उसमें देखना है, उसमें उन चीज़ों का क्लेम मिलता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी
जो पैरिल्स हैं उसमें, उनके अंतर्गत अगर डैमेज हुआ है, तो इसमें टर्बो चार्जर जो खराब, जो क्षतिग्रस्त हुआ, जो डैमेज हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि जो नीचे से जो लकड़ी, ऑयल, इंजन ऑयल जो पैन है उससे टकराना, और ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस जो पैरल है उसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो जो इंश्योरेंस पैरल है उसके अंतर्गत है, बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस है। तो इस वजह से ये क्लेम तो एडमिसिबल होना चाहिए था। तो ये सब बातें मैंने इंश्योर्ड को बताई, और उसके बाद उनकी मदद की कम्युनिकेशन में भी, और कम्युनिकेशन किया। इवन मारुति ने भी अपनी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन दी। मारुति कंपनी ने तो नहीं दी, लेकिन मारुति जो वो डीलर था उस वर्कशॉप के मैनेजर ने दी, और ये सारी चीज़ें उसने भी बताई, इन रिटन मेल पे दी। लेकिन तो सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी ने सुनी नहीं। इसी दौरान इंश्योर ने उनसे उनकी क्वालिफिकेशन भी पूछी कि साहब आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने नहीं बताई। इंश्योर ने बीमा कंपनी से पूछी, साहब ये जो सर्वेयर अपॉइंट किए हैं, मैं जानना चाहता हूँ इनकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने भी नहीं बताई। उसके बाद इंश्योर ने आरटीआई लगाई आईआरडीआई में, जिसने अप्रूव सर्वेयर को लाइसेंस दिया कि साहब इनकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या क्वालिफिकेशन है। तो आईआरडीआई ने भी उनकी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये बोले ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जबकि एक लाइसेंस होल्डर अप्रूव सर्वेयर जो एक इंश्योर्ड के उसमें, उसकी पर्सनल क्या है? वो तो एक आदमी जैसे डॉक्टर के जाता है, जानना चाहता है साहब इनकी कौन सी डिग्री है। तो सेम ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है, लेकिन आईआरडीआई ने ये जवाब इनको, इंश्योर्ड को, आरटीआई पे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं दिया। इंश्योर्ड जानना ये चाहता था कि भाई जो आदमी, चूंकि गाड़ी जो उसकी है वो रिपेयर करनी है, मारुति डीलर वर्कशॉप ने गाड़ी मारुति कंपनी की है, मारुति वर्कशॉप कह रही है इस वजह से ये हो सकता है, लेकिन ये मना कर रहे हैं। और क्या इनको सही से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की नॉलेज है भी या नहीं, चूंकि ये सर्वेयर जो हैं बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस इसके लिए पैरल के अंतर्गत इस लॉस को नहीं मान रहे। उनका कहना था कि साहब इस पार्ट पे डायरेक्ट टक्कर नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है, ये ऊपर लगा है और आपकी गाड़ी की नीचे टक्कर है, तो इसलिए क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये वैसे अजीब था। अगर आप देखें कभी कभी गाड़ी जो एक्सीडेंट होती हैं, तो गाड़ी सामने से लगती हैं और एकदम से वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो ईसीएम है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो मोस्टली डैशबोर्ड के आसपास लगा होता है, वहाँ उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन उस टक्कर में अनइवन वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से वो ईसीएम कभी कभी उड़ जाता है या फूक जाता है, उसे कहते हैं, या खराब हो जाता है, वर्किंग छोड़ देता है। तो उस क्लेम में जब गाड़ी बिल्कुल ठीक होने लगती है और जब पता चलता है, तो उसका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनता है और उसे इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि उस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होना चाहिए, और एक अप्रूव सर्वेयर जो इंश्योरेंस विशेषज्ञ है, उसे इस तरीके से कहना कि इम्पैक्ट नहीं है इसलिए क्लेम नहीं मिलेगा, तो ये अजीब है। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो उस एक्सीडेंट जो 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 कवरेज जो भी पैरल के तहत वो की वजह से, वो दुर्घटना की वजह से वो डैमेज हुए, और जिन्हें क्लेम में असेस किया जाता है या पे किया जाता है। तो इसलिए ये लॉजिक से परे था। उसके बाद इंश्योर्ड ने काफ़ी शिकायत बीमा कंपनी से की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर इंश्योर्ड ने बीमा लोकपाल ऑफिस में इसके लिए शिकायत की। बीमा लोकपाल ऑफिस में अभी हाल फिलहाल में इसकी सुनवाई हुई, ऑनलाइन हुई, और बीम जो इंश्योर्ड है उनका कहना था कि उनसे तो कुछ सुना पूछा समझा ही नहीं गया, और उधर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पक्ष रखा, और उसके 3-4 दिन बाद उनको इस विषय में जो अवार्ड है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ऑफिस का, वो ईमेल से प्राप्त हुआ। और इसमें जो जो अवार्ड का जो डिसीजन था वो बीमा कंपनी के पक्ष में था। और बीमा लोकपाल साहब ने लास्ट में सिर्फ ये लिखा कि इसमें बीमा कंपनी ने जो अप्रूव सर्वेयर साहब ने जो असेसमेंट की है,
वो ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो इसमें इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो इंश्योर्ड को जो प्रॉब्लम थी कि अप्रूव सर्वेयर साहब ने ठीक से टेक्निकली उसको नहीं समझा और नहीं असेस किया, वो बीमा लोकपाल साहब ने उस चीज़ को जानना ही नहीं चाहा। जबकि सर्वेयर की रिपोर्ट कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो या सच्ची हो, गलत उससे भी गलती हो सकती है या वो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ शिकायत तो सर्वेयर के असेसमेंट की थी। आपने बिना कुछ जाने, बिना कुछ टेक्निकली उसको जाने, उस इंश्योर्ड का जो पक्ष था, उसको जानना, सुनना, समझना तो चाहिए था, लेकिन आपने उनसे ना सुना, ना जाना, ना समझा, ना उसने जो लिटरेचर इन राइटिंग में जो कम्युनिकेशन किया था वो दिया, ना आपने उसको पढ़ा, ना उसका कोई रेफरेंस दिया इस अवार्ड में, और सीधे ही आपने उसका उसका जो सर्वे रिपोर्ट की जो असेसमेंट है उसको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मान ली। जबकि ये तो जो नुकसान की वजह है वो तो नीचे जो ऑयल जो क्या नाम ऑयल पैन टूटा, ऑयल पैन दबा, उससे ऑयल स्ट्रेनर टूट गया। इसकी वजह से ऑयल सप्लाई रुकी, जिससे वो सूखा चला टर्बो चार्जर, और सूखे चलने में उसके बेयरिंग हिट हो गया और जिससे उसमें नॉइस आ गई। तो और जबकि आपने इस क्लेम में बीमा कंपनी या सर्वियर साहब ने ऑयल पैन और ऑयल स्ट्रेनर को अलाउ किया, असेस किया, उसका क्लेम दिया, तो फिर तो या तो कुछ टेक्निकली रीज़न देते तो समझ आता, लेकिन यहाँ जो बीमा लोकपाल ऑफिस है उन्होंने कोई भी इसके विषय में कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं दी और सीधा उनको सही माना, ना इंश्योर्ड का पक्ष सुना। तो यहाँ इंश्योर्ड को न्याय नहीं मिला इस केस में। जबकि मैं तो आज से करीब 12-14 साल पहले ऐसा क्लेम में जो है उसमें भी सप्लीमेंट्री आई थी, उसमें तो ऑयल पैन टूटा भी नहीं था और बिल्कुल हल्का सा उसमें निशान था और उसमें ऑयल स्ट्रेनर टूट गया था। वो स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी, तो मैंने उसमें अलाउ किया था। और मेरे एक दो दोस्त सर्वेयर, चूँकि मैं शेयरिंग करता हूँ, मैसेजेस लिखता हूँ काफ़ी व्हाट्सएप पे और बहुत सारे सर्वेयर साथी को साझा करता हूँ, तो वो मेरे कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने भी इस तरीके से टर्बो चार्जर को असेस किया। तो देखिए, हम भी सर्वेयर और वो सर्वेयर भी, यानी कि हमारी दोनों की ओपिनियन में फ़र्क है। जो मेरे दोस्त हैं, हो सकता है ना वाले भी सर्वेयर हों, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन इस चीज़ में जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है उसको टेक्निकली उस चीज़ को जान के और टेक्निकली एलैबोरेट करके, या किसी से टेक्निकल ऑटोमोबाइल टेक्निकल जो इंजीनियर है या टेक्निकल एक्सपर्ट है उससे ओपिनियन लेके, या इवन मारुति से ही ओपिनियन लेके तब इस विषय को कंक्लूड करते, अवार्ड देते, तो ज़्यादा बेहतर होता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं आप सही होने के बाद भी आपको सही न्याय मिले। न्याय एक अलग चीज़ है और सही होना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ इंश्योर्ड को न्याय नहीं मिला, ऐसा मेरा मानना है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन हमें सही के लिए ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिला तो प्रयास छोड़ देना चाहिए। अभी ये जो गौरव मित्तल जी हैं, ये कंज्यूमर कोर्ट में इस केस को फाइल कर सकते हैं और करेंगे। हाँ, ये है कि जो जल्दी न्याय मिल, छोटा-सा अमाउंट है, कोई इतना बड़ा नहीं है, 35,000 के आसपास है। लेकिन समय लगेगा, कंज्यूमर कोर्ट में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन सुनवाई का स्तर बेहतर होता है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ बहुत तार्किक तरीके से फैसला होता है, बजाय बीमा लोकपाल ऑफिसेज़ के। और वर्तमान में बीमा लोकपाल ऑफिसेज़ अपनी क्रेडिबिलिटी ये जो अवार्ड दे रहे हैं उसके नज़रिए से खो रहे हैं। चूँकि सुनवाई का तरीका, इवन डीलिंग का जो डीलिंग है उसमें इतना डिले करते हैं और कोई जवाबदेही प्रॉपर नहीं है, जवाब नहीं देते, आदमी मेल करेगा और टोटल टाइम 90 डेज़ का है, लेकिन समय इतना ज़्यादा लग जाता है, तो लोगों का विश्वास टूट रहा है बीमा लोकपाल ऑफिसेज़ से। तो मेरी तो सरकार से गुज़ारिश है और आईआरडीआई से भी गुज़ारिश है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से के ऑफिशियल से या फाइनेंस मिनिस्टर जी से भी, कि ध्यान दें, ये लोगों के न्याय और हक में के लिए, मददगार के लिए ये महकमा है, इन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए
और न्याय की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। तो ये आज का मेरा वीडियो था। अब इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आगे। नमस्कार।